नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अर्थात हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास, वो आज क्लियर होने वाला है। अर्थात ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा भाग 5 है। और भाग 5 में हम लोग पूरी तरीके से भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास क्या था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज ये अंतिम वीडियो है और आज से आपका जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पृष्ठभूमि। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। सुधार की जगह पर आपका रिफॉर्म भी अंग्रेजी में लिखा मिल सकता है। तो सुधार कहें, रिफॉर्म कहें या अधिनियम कहें, बात एक ही है। मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वो आपका गवर्नर जनरल था या वायसराय था। तो इन दोनों ने मिल करके जो अधिनियम बनाया भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है पृष्ठभूमि इसकी क्या थी। पृष्ठभूमि इसकी ये थी कि जो भारत शासन अधिनियम 1909 बना था, अर्थात जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, वो भारतीयों का जो संवैधानिक अधिकार है उनको पूर्ण नहीं कर पाया। अर्थात भारतीयों को जो संवैधानिक अधिकार दिए जाने थे वो पर्याप्त नहीं थे और भारतीय इससे संतुष्ट नहीं हुए। इधर क्या था कि एक तरफ मैंने बताया था कि कांग्रेस का दबाव था, दूसरी तरफ जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहे थे उसका भी दबाव था। इसके साथ साथ में प्रथम विश्व युद्ध का भी ये समय आप जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का भी समय चल रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद की अपेक्षा भी गवर्नर जनरल कर रहा था। और आपको पता है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों की मदद भी की थी और इसीलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या था कि मॉन्टेग्यू ने क्या किया था कि जब भारतीयों के पास आया, भारतीयों के बारे में जाना, तो भारतीयों ने कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने क्या वादा किया कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, अर्थात स्वशासन का दर्जा आपको देंगे। आप अपना शासन खुद कर सकेंगे, आप अपना संविधान खुद बना सकेंगे। इस तरीके की लुभावनी बातें जो हैं मॉन्टेग्यू के द्वारा की जाती हैं, चूँकि ये अपेक्षा कर रहे थे कि भारतीयों से अगर हम इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में ये हमारी मदद नहीं करेंगे। तो कई तरीके के दबाव थे और मॉन्टेग्यू फिर क्या करता है कि मॉन्टेग्यू फिर इंग्लैंड से आता है और इसके बाद चेम्सफोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है सुधार से संबंधित। तो उसमें यह कहा गया कि हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। ठीक है, अर्थात डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हम काफ़ी हद तक उनको अपने अधिकार, अपने मौलिक अधिकार या अपना संविधान बनाने की छूट देंगे। इस तरीके की जो बातें हैं वो मॉन्टेग्यू करता है। चेम्सफोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव रखता है और ये सुधार से संबंधित था जो कि 1918 ईस्वी में बन जाता है। ठीक है, एक तरफ ये चीज़ें थी। आपने जैसे मैंने दबाव की बात की, तो दबाव आप देख रहे हैं कि 1916 ईस्वी में जो लखनऊ समझौता हुआ था, उस लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या हुआ था, समझौता हो गया था। 1907 में दोनों अलग हुए थे, लेकिन 1916 में लखनऊ में दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो इनको लगता है कि अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ हो गई हैं, अब क्या है, हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो ये लोग फिर क्या करते हैं कि भारतीयों को लुभाने के लिए एक अधिनियम लाते हैं जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। तो ये इसकी एक पृष्ठभूमि थी और इस पृष्ठभूमि में पहला पॉइंट जो है उत्तरदायी शासन की शुरुआत। उत्तरदायी शासन की शुरुआत का मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारा गवर्नर जनरल और भारत परिषद थी, उस भारत परिषद में क्या किया गया कि उसको दो पार्टों में, उसको दो अधिकार दिए गए। एक अधिकार दिए, देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से आरक्षित कुछ विषय थे, कुछ हस्तांतरित विषय थे। अर्थात इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया या किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा इसको लागू किया गया। तो मैं बता रहा था द्वैध शासन था। द्वैध शासन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पहले पॉइंट में चलते हैं। देखिए द्वैध शासन क्या है, इसको डायरकी बोलते हैं अंग्रेजी में। और डायरकी एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा, एक अंग्रेज
अंग्रेज लेखक थे जिनका नाम था लियोनल कार्टिस। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ आप देख सकते हैं, लियोनल कार्टिस। तो कार्टिस क्या थे? द्वैध शासन के जनक थे। इन्होंने एक पुस्तक छापी थी डायरकी नाम की, उसमें द्वैध शासन की बात को रखा हुआ था। ठीक है, तो द्वैध शासन का मतलब क्या था कि अब जो विषय हैं उनका बंटवारा होगा। जो विषय हैं उनका बंटवारा होगा। आरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे, जो हस्तांतरित विषय हैं वो क्या किए जाएंगे, कुछ भारत के मंत्री बनाए जाएंगे, उनको सौंपे जाएंगे। तो हस्तांतरित विषय में जैसे कि आपका स्थानीय स्वशासन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो मुख्य बातें थी। जबकि आरक्षित विषयों की बात करेंगे तो जैसे आपका राजस्व है, न्याय है, वित्त है, पुलिस है, ये गवर्नर जनरल के पास में रहे। और जो हस्तांतरित विषय थे, जिनको हस्तांतरित का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ सारी पावर है और उस सारी पावर का कुछ हिस्सा काट करके हम आपको दे दें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हस्तांतरित कर दें। पहले क्या था कि शक्ति का केंद्रीकरण था, अर्थात पूरी पावर जो है वो सरकार के पास थी, अर्थात ब्रिटिश सरकार के पास थी। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि कुछ सारे मुद्दों, बहुत सारे मुद्दों को क्या किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, नीचे कुछ लोगों को दे दिया गया। और वो लोग क्या थे, भारतीय थे, उन भारतीय लोगों को हस्तांतरित कर दिए गए विषय। और उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि हाँ, अब आप जो हमने विषय आपको दिया है उस पर अच्छे से काम करके आप हमें दिखाइए। तो वो रिस्पॉन्सिबल एक सरकार थी, वो एक रिस्पॉन्सिबल सरकार थी। उससे अपेक्षा की जाती थी कि इन विषयों पर आप क्या करेंगे कि हमें उत्तरदायी उत्तर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हस्तांतरित विषय दिए गए स्थानीय सरकार को, उसी को कहा गया उत्तरदायी शासन की शुरुआत। तो मुख्यतः जो उत्तरदायी शासन था वो क्या था, जो कि हस्तांतरित विषयों पर सरकार चुनी गई थी कि हस्तांतरित विषय आपको दिए जाते हैं, आप इन पर काम करके दीजिए। तो इसीलिए इसको कहा गया उत्तरदायी शासन की शुरुआत। भारत सचिव का खर्च अब ब्रिटिश राजस्व से होगा। इसके पहले आपने देखा था कि भारत सचिव का खर्च जो है वो क्या था कि भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। और यही एक कारण था कि अब भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। न्यूनतम कितनी की गई, न्यूनतम 8 की गई और अधिकतम 12। आपने देखा था कि भारत परिषद की सदस्यों की संख्या 15 हुआ करती थी, जिसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल किया गया था। लेकिन चूंकि अब ब्रिटिश राजस्व से धन दिया जाना है, तो अंग्रेज बड़े चतुर थे, बड़े चालाक थे। उन्होंने सोचा कि पैसा हमको देना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, सदस्यों की संख्या कम कर देते हैं। और इसी वजह से इन्होंने न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 से ज़्यादा का प्रावधान नहीं किया। भारत सचिव की सहायता के लिए, चूंकि भारत सचिव के पास बर्डन ज़्यादा हो गया, काम ज़्यादा हो गया, तो उसकी सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। साथ साथ में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जैसे कि आपने पहले देखा था 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1909, उसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, उसमें सिर्फ मुस्लिमों के लिए व्यवस्था की गई थी। अर्थात मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन यहाँ पर उसका विस्तार किया जाता है, अर्थात अब कुछ और कास्टों को, जो इसमें धर्म के लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा, कुछ अन्य धर्मों को जोड़ा जाएगा, जिसमें से सिख है, ईसाई है, आंग्ल है, भारतीय है, इंग्लो इंडियन और यूरोपीय। तो इसका विस्तार करते हुए इन लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो याद रखिए, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1909 के अधिनियम में क्या किया गया था कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। 1919 में क्या किया गया, सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को भी जोड़ा गया। 1935 के अधिनियम में क्या किया गया था कि दलितों को भी जोड़ा गया और इसके साथ साथ में आपका मजदूरों को भी जोड़ा गया। अर्थात कुल मिलाकर के अब क्या है कि 10%, कुल मिला के भारत की जनसंख्या के जितने लोग थे उसमें से 10% लोगों को अब वोट का अधिकार दिया गया था। ठीक है, वोट का अधिकार किस तरीके से दिया गया था वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चुनाव प्रणाली दिया हुआ है। तो पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, अर्थात यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरल था, अर्थात किसी एक धर्म के लोग एक ही धर्म के लोगों को चुन सकते थे, ये यहाँ पर प्रावधान किया गया। मताधिकार की बात करते हैं तो मताधिकार भी सीमित था,
आय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, टैक्स के आधार पर क्या किया जाता था, मत का अधिकार। अर्थात ये जो लोग संपत्ति के आधार पर जो टैक्स भरते थे उन लोगों को सिर्फ अधिकार दिया गया किसका, मत का। तो सीमित मताधिकार था, सभी लोगों को वोट देने की वैल्यू नहीं थी। कुछ उच्च वर्ग के जो लोग थे सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया था। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर थी, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में आप ये भी जानते रहिए कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा ही 1919 के द्वारा की गई थी, याद रखिए। केंद्र में देखिए यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स में कंफ्यूजन आपको हो सकता है। एक पॉइंट कौन सा है, एक पॉइंट आपका है प्रांतों में द्वैध शासन और दूसरा पॉइंट है आपका केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो द्वैध शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों में फ़र्क क्या है वो समझ लीजिए। जब हम द्विसदनात्मक की बात करेंगे तो द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन, जैसे कि वर्तमान में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। तो ये आपका सदन हो गए, केंद्र में 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा। लेकिन जब हम द्वैध शासन की बात करेंगे तो द्वैध शासन अलग बात हो गई, ठीक है, द्वैध शासन अलग बात हो गई। जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ क्षेत्र पे क्या था कि ब्रिटिश राज्य करते थे, ब्रिटिश लोग राज्य करते थे, और कुछ विषयों पर क्या किया गया कि भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अर्थात जो यहाँ पर हमने हस्तांतरित बात की थी कि कुछ विषयों पर अधिकार जो है वो कुछ भारतीय लोगों को दिया गया और कुछ क्षेत्रों पर, कुछ विषयों पर जो अधिकार है वो अंग्रेजों के पास अर्थात गवर्नर जनरल या वायसराय के पास था। तो यहाँ पर द्वैध शासन हमें देखने को मिलता है। जैसे पुलिस के बारे में व्यवस्था कौन करेगा, गवर्नर जनरल। राजस्व के बारे में देख रहे कौन करेगा, गवर्नर जनरल। वित्त के बारे में सारी शक्तियाँ किसके पास होंगी, गवर्नर जनरल के पास। जब बात शिक्षा की आएगी, जब बात स्वास्थ्य की आएगी, जब सुशासन की बात आएगी, तो जो कुछ भारत के सदस्य बनाए गए थे, मंत्री बनाए गए थे, वो उन विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 2 तरीके से यहाँ पर शासन किया जा रहा है। इसी को नाम दिया गया है द्वैध शासन, ठीक है, इसी को नाम दिया गया है द्वैध शासन। 1921 ईस्वी में बाद में आपका उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में सब जगह क्या किया जाता है, द्वैध शासन को लागू कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि द्वैध शासन क्या है। यहीं पर क्या किया गया था कि लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया, यूपीएससी का भी गठन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित हैं। उत्तरदायी शासन की शुरुआत होती है, भारत सचिव का खर्चा ब्रिटिश राजस्व से किया गया, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम कर दी गई, न्यूनतम 8 अधिकतम 12, भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है, ठीक है। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान होता है, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, मैंने बताया कि सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की व्यवस्था की जाती है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही की जाती है। लोक सेवा आयोग का गठन भी यहाँ पर किया जाता है। द्वैध शासन शब्द जो है वो कार्टिस ने दिया है, अर्थात कार्टिस इसका जनक माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि यहीं से बनने लगी थी आपके भारत सरकार अधिनियम 1919 से ही बनने लगी थी। यहाँ पर क्या था कि अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया, ठीक है, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया, अर्थात ब्रिटिश क्षेत्र और देशी रियासतों को एक साथ लाया गया, अर्थात कई राज्यों को एक साथ एकीकरण करने का काम किया जा रहा है। लेकिन देशी रियासतों को जानबूझकर शामिल किया गया था, वो इसलिए चूँकि ब्रिटिश क्षेत्रों का जो शासन था कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलने लगी थी। हालांकि यहाँ पर औपनिवेशिक जो भावना है वो अभी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हस्तांतरित विषय दिए जाने लगे थे भारतीयों को, उन पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाने लगा था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ब्रिटिश क्षेत्र थे वहाँ पर हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलने लगी थी। देशी रियासतों में अभी भी राजाओं का राज्य हुआ करता था, ठीक है, तो उनका नियम कानून अलग था। इनको एक जानबूझकर इसलिए अंग्रेजों ने जोड़ा था इसमें कि यहाँ का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है, आपस में झगड़ा करेंगे और आपस में जब झंझट झगड़ा होगा तो क्या होगा कि विवाद आगे बढ़ेगा और इस तरीके से हम कुछ और दिनों तक भारत में राज्य कर सकते हैं। ये अंग्रेजों का प्लान हुआ करता था। अब आप सोचिए कि जब आप कई लोगों, कई राज्यों को एक साथ
साथ मिलाना होगा, कई राज्य आपके मान लो हैं ए बी सी डी, इस तरीके से एक साथ इनको मिलाना होगा, तो इसको हम संघ बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? संघ बोलेंगे। तो जब इसको हम संघ बोलेंगे तो इसके साथ साथ पहले क्या हुआ करता था कि हर राज्य में, हर उस जगह पर हाई कोर्ट थे। अब जब सबको एक साथ मिला दिया गया तो क्या था कि इसके लिए हमें संघीय न्यायालय भी होना चाहिए। तो इस तरीके से देखते हैं कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की जाती है। अब पहले तो क्या था कि राज्य लोक आयोग हुआ करता था, लेकिन चूंकि सब एक साथ मिलाए जा रहे हैं तो हमें अब संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हर जगह पर अपने अपने छोटे छोटे बैंक हुआ करते थे, लेकिन जब सबको एक साथ मिला रहे हैं तो सबका एक बैंक होना चाहिए, जिसे हम केंद्रीय बैंक कहेंगे। और इस तरीके की संरचना आप देखते हैं आरबीआई, तो ऐसे आरबीआई का गठन भी होता है 1935 में, आप देखते हैं। तो जब ये सारे लोगों को एक साथ मिलाया जा रहा है तो इसके लिए हमें केंद्रीय बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, तो केंद्रीय बैंक की भी का गठन किया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया गया कि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, यहाँ पर कुछ हस्तांतरित विषय दिए गए थे, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, प्रांतों को पूरी तरीके से आज़ादी दे दी गई, छूट दे दी गई। और केंद्र में क्या था, अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो जाता है। केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो जाता है, लेकिन प्रांतों को यहाँ पर छूट दे दी जाती है। और इसके आधार पर क्या होता है कि केंद्रीय विषयों पर विभाजन भी किया जाता है, जिसमें से आप संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची बनाई जाती है। संघ सूची में क्या था कि राज्य, प्रांत और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। प्रांतों में क्या था कि सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, प्रांतीय सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में दोनों मिल करके, और कुछ जो बचेगा वो अवशिष्ट सूची में आएगा। तो जो अवशिष्ट सूची थी उस पर किसका अधिकार था? उस पर गवर्नर जनरल का अधिकार हो गया, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ वो थी जो कि छूट रही थी इन तीनों से। संघ पर कुल मिलाकर के 59 विषय थे, प्रांतों के 54 विषय थे, समवर्ती के 36 विषय थे। यहाँ पर ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चूँकि अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। अगर इसी में देखें तो भारत शासन अधिनियम में कुल मिलाकर के 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियाँ थी। हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का बहुत बड़ा प्रभाव है, अर्थात काफ़ी हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान में हूबहू वैसे ही शामिल कर लिया गया है, ये आप याद रखिए। यहाँ पर आप देखते हैं 1935 में की जो पृष्ठभूमि की जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 31, 32 में 2 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है, और उसमें से कुछ मांगे की जाती हैं। लॉर्ड बर्किनहेड जो था भारत सचिव उस समय हुआ करता था, जब ये लोग मांग कर रहे थे कि हम अपना संविधान, हमें चाहिए हमारा संविधान बनाया जाए, तो लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि बड़ी समस्या है, आपके देश में जाने कितने धर्मों के लोग रहते हैं, हम कैसे संविधान बनाएं। तो इन्होंने कहा कि अगर तुमको बनाना बहुत ज़्यादा अगर होशियार हो आप लोग, तो लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि आप ही बना डालिए संविधान। तो इसमें भी क्या होता है कि इनको जब चुनौती दी जाती है, तो आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था कि चुनौती को एक्सेप्ट किया था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है नेहरू रिपोर्ट। इसके अलावा मैंने साइमन कमीशन के बारे में भी बताया था। एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के पश्चात क्या किया जाएगा कि किस तरीके का कानून बनाया जाएगा। तो 10 वर्ष के पहले ही क्या किया जाता है, यहाँ पर 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन का 7 सदस्यों के साथ में मिल करके क्या करता है कि पहले ही कुछ व्यवस्थाएं बनाता है। और उसमें क्या था कि जो कानून बनाया गया था, जो चीज़ें बनाई जा रही थी, उसमें भारतीयों को नहीं शामिल किया गया था। इस वजह से सारे लोग अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत पत्र भी कहा गया, श्वेत आयोग भी इसको कहा गया। इसका विरोध भी होता है, फिर नेहरू रिपोर्ट बनती है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप नेहरू रिपोर्ट, आपका साइमन कमीशन है, अगस्त प्रस्ताव है, आपका क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, और आपका जो कैबिनेट मिशन 1946, वेबल योजना 1945 में सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से आप वहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो गवर्नर जनरल के पास थी। प्रस्तावना का यहाँ पर अभाव था, अर्थात इस भारत शासन अधिनियम 1935 की कोई प्रस्तावना नहीं थी। और इसलिए क्या किया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो प्रस्तावना थी, हूबहू प्रस्तावना भारत शासन अधिनियम में वही रख दी जाती है, ठीक है। भारत परिषद जो पहले था, चूँकि अब भारत परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ,
क्यों आवश्यकता नहीं है? चूंकि प्रांतीय स्वायत्तता दे दी जा रही है, इस वजह से भारत परिषद के को भी समाप्त कर दिया गया। बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसमें कुछ कथन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक कथन है कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। ये किसने कहा और किसके बारे में कहा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। गुलामी का अधिकार पत्र भी नेहरू ने इसको कहा। और पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा, इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है। तो किसके बारे में कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कहा गया। तो याद रखिए, संघीय न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग और केंद्रीय बैंक की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की जाती है। केंद्रीय विषयों का विभाजन जो है, ठीक है, वो आपका भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया जाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास रहेंगी। प्रस्तावना का अभाव था, 1919 की प्रस्तावना को शामिल किया गया। भारत परिषद को समाप्त किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें कुछ हैं जो आप इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं, आप इनको याद रख सकते हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या होता है कि इसके बाद आपका आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसके बीच में आप कैबिनेट मिशन है, आपका क्रिप्स प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव है, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1935 के बाद प्रांतीय चुनाव भी होते हैं जिसमें 5 प्रांतों में कांग्रेस चुनाव जीतती है। इसको भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। 711 सीटें मिलती हैं, 1535 या 85 के करीब लगभग थी, इसमें से 711 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं। प्रांतीय चुनाव 1937 में होते हैं और किसके आधार पर होते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर होते हैं। तो सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आता है 1947 तो इसके द्वारा आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान को अपना अलग अलग संविधान बनाने की छूट यहाँ पर दी जाती है। 15 अगस्त 1947 को प्रादेशिक शासन इकाइयाँ भारत और पाक की स्थापना होती है। पहले वही बात है, ब्रिटिश सम्राट का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व जो है वो अब समाप्त हो जाता है। अर्थात भारतीय सम्राटों का प्रभुत्व जो कि अभी तक चल रहा था, आपने देखा था कि 1858 के बाद भारतीय सम्राट का प्रभुत्व आ गया था, वो अब यहाँ पर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। साथ साथ में भारत राज्य सचिव का पद यहाँ समाप्त कर दिया जाता है और इसका कार्य जो है राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव को दे दिया जाता है। तो ये था आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कुछ बातें हैं आप याद रख सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे वीडियो अगर आप और पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ साथ में आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।